अध्याय 12। प्रकाश की प्यारी महिला। प्रकाश की रानी का महल एक छोटी सी ऊंचाई पर बना हुआ था और यह क्रिस्टल की खिड़कियों का एक समूह था जिसके ऊपर एक विशाल क्रिस्टल गुंबद था। जब वे द्वारों में दाखिल हुए तो एर्मा का स्वागत 6 सुंदर युवतियों ने किया जो स्पष्ट रूप से उच्च श्रेणी की थीं, जिन्होंने तुरंत बेत्सी की प्रशंसा जगाई। प्रत्येक के हाथ में एक छड़ी थी जिसके सिरे पर प्रकाश का प्रतीक था और उनकी वेशभूषा भी उन रोशनी का प्रतीक थी जिसका वे प्रतिनिधित्व करती थीं। एर्मा ने उन्हें अपने मेहमानों से मिलवाया और प्रत्येक ने एक सुंदर और विनम्र स्वीकृति दी। पहली थी सनलाइट, जो बेहद खूबसूरत और गोरी थी। दूसरी थी मूनलाइट, जो एक कोमल, स्वप्निल युवती थी जिसके बाल अखरोट जैसे भूरे थे। उसके बाद आई स्टारलाइट, जो उतनी ही प्यारी थी लेकिन वह शांत और शर्मीली थी। इन तीनों ने चांदी जैसे सफ़ेद रंग के चमकीले वस्त्र पहने हुए थे। चौथी थी डेलाइट, जो हंसती आंखों और खुले व्यवहार वाली एक शानदार युवती थी जिसने कई तरह के रंग पहने थे। फिर आई फायरलाइट, जिसने एक ऊनी ज्वाला के रंग का लबादा पहना हुआ था जो उसके सुडौल शरीर के चारों ओर बहुत ही आकर्षक तरीके से लहरा रहा था। छठी युवती इलेक्ट्रा सभी में सबसे सुंदर थी और बेत्सी ने शुरू से ही सोचा कि सनलाइट और डेलाइट दोनों ही इलेक्ट्रा को ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे और उससे थोड़ी ईर्ष्या करते थे। लेकिन सभी लोग अजनबियों के प्रति सौहार्दपूर्ण तरीके से अभिवादन कर रहे थे और प्रकाश की रानी के प्रति बहुत स्नेह से देख रहे थे, क्योंकि जब वह अपने शाही बैठक कक्ष की ओर जा रही थी तो वे एक चमकते दीप्तिमान समूह में उसके चारों ओर फड़फड़ा रहे थे। यह अपार्टमेंट बहुत ही समृद्ध और आरामदायक ढंग से सुसज्जित था, असबाब कई रंगों का था और बेत्सी और पॉलीक्रोम दोनों ही दिन भर के अपने कठिन साहसिक कार्यों के बाद मुलायम सोफे पर आराम करने का आनंद लेते थे। रानी अपने मेहमानों के साथ बातचीत करने के लिए बैठ गई, जिन्होंने देखा कि डेलाइट अब एकमात्र युवती थी जो एर्मा के बगल में बैठी थी। बाकी सभी कमरे के दूसरे हिस्से में चले गए थे, जहां वे विनम्रता से एक दूसरे की बाहों में हाथ डालकर बैठे थे और बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। रानी ने अजनबियों को इस खूबसूरत भूमि के बारे में सब कुछ बताया, जो मानव जाति की जरूरतों को पूरा करने वाली परियों के मुख्य निवासों में से एक है। वहां इतनी सारी महत्वपूर्ण परियां रहती थीं कि प्रतिद्वंद्विता से बचने के लिए उन्होंने देश के एकमात्र महत्वपूर्ण व्यक्ति को अपना शासक चुना था, जिसका मानव जाति के प्रति कोई कर्तव्य नहीं था और वह वास्तव में एक निजी नागरिक था। यह शासक या जिन जैसा कि उसका शीर्षक था, टिटिटी हुचू कहलाता था और उसके बारे में सबसे अनोखी बात यह थी कि उसके पास कोई दिल नहीं था, लेकिन इसके बजाय उसके पास तर्क और न्याय की उच्च डिग्री थी। और हालांकि वह अपने निर्णयों में कोई दया नहीं दिखाता था, लेकिन उसने कभी भी अन्यायपूर्ण या बिना कारण के दंड नहीं दिया। गलत काम करने वालों के लिए टिटिटी हुचू उतना ही भयानक था जितना कि वह हृदयहीन था, लेकिन जो लोग बुराई के प्रति निर्दोष थे उन्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। इस परिलोक के सभी राजा और रानियां जिन के प्रति आदर रखते थे, क्योंकि वे दूसरों से अपनी आज्ञा की अपेक्षा रखते थे, इसलिए वे अपने ऊपर अधिकार रखने वाले की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते थे। उसकी भूमि के निवासियों ने इस भयानक न्यायप्रिय जिन की कई कहानियां सुनी थीं, जिनकी सजा हमेशा किए गए दोषों के बराबर होती थी। पॉलीक्रोम भी उसके बारे में जानती थी, हालांकि यह पहली बार था जब उसने उसे आमने सामने देखा था। लेकिन बेत्सी के लिए ये कहानी बिल्कुल नई थी और उसे टिटिटी हुचू में बहुत दिलचस्पी थी, जिससे अब उसे कोई डर नहीं था। उनकी बातचीत के दौरान समय तेजी से बीत गया और अचानक बेत्सी ने देखा कि प्रकाश की रानी के पास दिन के प्रकाश के बजाय चांदनी बैठी थी। लेकिन कृपया मुझे बताओ, उसने विनती की, आप सभी अपने गाउन पर ड्रैगन का सिर कढ़ाई करके क्यों पहनते हैं? एर्मा का प्रसन्न चेहरा गंभीर हो गया जब उसने उत्तर दिया, जैसा कि आप जानते ही होंगे, ड्रैगन सबसे पहला जीवित प्राणी था, इसलिए ड्रैगन सबसे पुराना और सबसे बुद्धिमान प्राणी है। सौभाग्य से मूल ड्रैगन, जो अभी भी जीवित है, इस भूमि का निवासी है और जब भी हमें इसकी आवश्यकता होती है वो हमें ज्ञान प्रदान करता है। वो दुनिया जितना पुराना है और दुनिया के निर्माण के बाद से जो कुछ भी हुआ है उसे याद है। क्या उसके कभी कोई बच्चे हुए? लड़की ने पूछा। हाँ, उनमें से बहुत से हैं।
कुछ लोग दूसरे देशों में भटक गए जहां लोगों ने उन्हें नहीं समझा और उन पर युद्ध किया, लेकिन बहुत से लोग अभी भी इस देश में रहते हैं। हालांकि कोई भी मूल ड्रैगन जितना बुद्धिमान नहीं है, जिसके लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है। चूंकि वह यहाँ का पहला निवासी था, इसलिए हम ड्रैगन के सिर का प्रतीक पहनते हैं ताकि ये दिखा सके कि हम ही वे पसंदीदा लोग हैं जिन्हें इस परीलोक में रहने का अधिकार है, जो सुंदरता में लगभग उसके परीलोक के बराबर है और शक्ति में उससे कहीं ज्यादा है। अब मैं ड्रैगन के बारे में समझ गई हूँ, पॉलीक्रोम ने अपना प्यारा सिर हिलाते हुए कहा। बेत्सी को पूरी तरह से समझ नहीं आया, लेकिन वो वर्तमान में बदलती रोशनी को देखने में रुचि रखती थी। जैसे दिन के उजाले ने चांदनी को रास्ता दिया था, वैसे ही अब स्टारलाइट रानी एर्मा के दाहिने हाथ पर बैठी थी और उसके आने से कमरे में शांति और संतुष्टि की भावना भर गई। पॉलीक्रोम खुद एक परी होने के नाते इस दूर दराज एकांत जगह में रहने वाले विभिन्न राजाओं और रानियों के बारे में पूछने के लिए कई सवाल थे, और इससे पहले कि एर्मा ने उनका जवाब देना समाप्त किया, एक गुलाबी चमक कमरे में भर गई और फायरलाइट ने रानी के बगल में अपना स्थान ले लिया। बेत्सी को फायरलाइट पसंद थी, लेकिन उसके गर्म और चमकदार चेहरे को देखकर छोटी लड़की को नींद आ गई और कुछ ही देर में वह सिर हिलाने लगी। इसके बाद एर्मा उठी और बेत्सी का हाथ धीरे से अपने हाथ में ले लिया। आओ, उसने कहा, भोज का समय आ गया है और भोज तैयार है। ये बहुत बढ़िया है, छोटे से प्राणी ने कहा। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन शायद मैं तुम्हारा परी भोजन नहीं खा सकता। रानी मुस्कुराए और उसे एक दरवाजे की ओर ले गई। जैसे ही उसने भारी पर्दे को हटाया, चांदी की रोशनी की एक बाड़ ने उनका स्वागत किया और बेत्सी ने अपने सामने एक शानदार भोज कक्ष देखा, जिसमें बर्फीले लिनन और क्रिस्टल और चांदी से सजी एक मेज थी। एक तरफ एर्मा के लिए एक चौड़ी सिंहासन जैसी सीट थी और उसके बगल में अब शानदार नौकरानी इलेक्ट्रा बैठी थी। पॉलीक्रोम को रानी के दाहिने हाथ पर और बेत्सी को उसके बाएं हाथ पर बिठाया गया था। अब प्रकाश के अन्य 5 दूत उनकी सेवा कर रहे थे और प्रत्येक व्यक्ति को वही भोजन दिया जा रहा था जो उसे सबसे अच्छा लगता था। पॉलीक्रोम को ओस की बूंदों से भरा अपना बर्तन मिला, जो सभी ताजे और चमकते हुए थे, जबकि बेत्सी को इतनी शानदार तरीके से परोसा गया था कि उसने तय किया कि उसने अपने जीवन में कभी भी इतना अच्छा खाना नहीं खाया था। मुझे लगता है, उसने रानी से कहा, कि मिस इलेक्ट्रा इन सभी लड़कियों में सबसे छोटी है। तुमने ऐसा क्यों सोचा? एर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि बिजली सबसे नई रोशनी है जिसके बारे में हम जानते हैं। क्या मिस्टर एडिसन ने इसकी खोज नहीं की थी? शायद वह इसे खोजने वाला पहला मनुष्य था, रानी ने उत्तर दिया। लेकिन बिजली इसके निर्माण से ही दुनिया का एक हिस्सा थी, और इसलिए मेरी इलेक्ट्रा दिन के उजाले या चांदनी जितनी पुरानी है और मनुष्यों और परियों दोनों के लिए समान रूप से लाभकारी है। बेत्सी कुछ देर तक सोच में डूबी रही। फिर उसने प्रकाश के 6 दूतों को देखते हुए कहा, हम उनमें से किसी के बिना भी नहीं रह सकते, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? एर्मा ने धीरे से हंसते हुए कहा, मुझे यकीन है, मैं नहीं कर सकती, उसने जवाब दिया, और मुझे लगता है कि मनुष्य मेरी किसी भी युवती को याद करेंगे। दिन का प्रकाश सूर्य के प्रकाश की जगह नहीं ले सकता, जो हमें शक्ति और ऊर्जा देता है। चांदनी तब मूल्यवान होती है जब दिन का प्रकाश अपनी लंबी निगरानी के साथ थक जाता है, आराम करने के लिए वापस चला जाता है। यदि चंद्रमा अपने मार्ग में पृथ्वी की परिधि के पीछे छिप जाता है और मेरी प्यारी चांदनी हमें खुश नहीं कर पाती है, तो तारों का प्रकाश उसकी जगह ले लेता है, क्योंकि आकाश हमेशा उसे शक्ति देता है। अग्नि प्रकाश के बिना हमें अपनी गर्मी और आराम की बहुत कमी महसूस होगी, साथ ही जब घरों की दीवारें हमें घेर लेती हैं, तो बहुत खुशी भी। लेकिन हमेशा जब अन्य प्रकाश हमें छोड़ देते हैं, तो हमारी शानदार इलेक्ट्रा हमें उज्ज्वल किरणों से भरने के लिए तैयार रहती है। प्रकाश की रानी के रूप में मैं अपनी सभी युवतियों से प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें वफादार और सच्ची मानती हूँ। बेत्सी ने कहा, मुझे भी वे बहुत पसंद हैं, लेकिन कभी कभी जब मुझे बहुत नींद आती है, तो मैं बिना किसी रोशनी के भी काम चला लेती हूँ। क्या अब तुम्हें नींद आ रही है? एर्मा ने पूछा,
क्योंकि दावत समाप्त हो चुकी थी। थोड़ा सा, लड़की ने स्वीकार किया। इसलिए इलेक्ट्रा ने उसे एक सुंदर कक्ष दिखाया जहां एक नर्म, सफ़ेद बिस्तर था, और तब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की जब तक बेत्सी ने कपड़े उतारकर अपने तकिए के पास रखी एक चमकदार रेशमी नाइटरोब नहीं पहन ली। फिर लाइट मेड ने उसे शुभ रात्रि कहा और दरवाज़ा खोला। जब उसने उसे बंद किया तो बेत्सी अंधेरे में थी। 6 पलक झपकते ही छोटी लड़की गहरी नींद में सो गई।